Good morning, my dear student of class 12. History, part 1, chapter 1, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम लोग जिस टॉपिक पे पहुंचे हैं वो टॉपिक है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। ऐसे कई सारे अनुमान मिले या ऐसे कई सारे प्रूफ मिले जिससे ये पता चला कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। इसके अलावा और कई सारे कारण हैं जिसके तरह हम पढ़ के समझ सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के काउजेस क्या थे। तो इसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। पॉइंट नंबर वन, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। नंबर वन, there is evidence that by 1800 BC most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. There was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and Western Uttar Pradesh. बिल्कुल जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। क्या मैंने बताया आपको कि ऐसे कई सारे एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 1800 बीसी तक चोलिस्तान जैसे एरिया में अधिकांश जो मैच्योर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको छोड़ दिया गया था। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। जो पुरानी बस्तियां थी, जो पुरानी सभ्यताएं थी, उसको छोड़ दिया गया था, नई चीजें विकसित होने लगी थी। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स of the civilization, weights, seals, special dates, writings, long distance trade and craft specialization disappeared after 1800 BC. सिविलाइजेशन में जो चीजें यूज होती थी जैसे मुहरे, है ना, जैसे मुहरे या फिर अन्य चीजें, उनकी भी इस्तेमाल अब धीरे धीरे समाप्त हो गई। खास करके जो उस समय की जो चीजें थी, जो वेट्स था, जो सील्स था, ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल बंद हो चुका था। इसके अलावा जो लंबी दूरी का जो लॉन्ग ट्रेड था वो भी समाप्त हो चुका था। तो 2 पॉइंट मैंने बताया। ऐसे ये कोई तुक्का नहीं है जिसपे ये कहा जा रहा है, ये सारे एविडेंस मिले हैं। इन एविडेंस के बेसिस पे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। थर्ड पॉइंट, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिट्रॉयड and large public structures were no longer produced. जो हाउस कंस्ट्रक्शन की तकनीक थी, जो गृह निर्माण की तकनीक थी हड़प्पन साइट्स के समय में, जो उनके घर निर्माण की तकनीक थी, उनका ह्रास हुआ। बड़े पैमाने पे जो पब्लिक प्लेसेस स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, उनके जो निर्माण थे वो बंद हो गए थे। ये 3 पॉइंट हुए। पॉइंट नंबर 4, several explanations have been put forward about these changes. इसके अलावा इन बदलावों के बारे में, इन चेंजेस के बारे में कई सारे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, द शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप। ये सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि ये जो चेंजेस हुए, ये जो परिवर्तन हुए, वे कैसे हुए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाना, कहीं पे नदियों का सूख जाना, ये सभी कारण रहे। तो इन सभी काउजेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, इट अपेयर्स दैट ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, perhaps the Harappan state came to an end. This is evidenced by the disappearance of seals, the script, distinctive weights and pottery, the use of local weights and the decline of the amendment of sites. ये सभी कारण और ये सभी बेसिस पर हम इस नतीजे पर पहुंचे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका अंत हुआ। जो मुहरे और जो लिपि था, स्क्रिप्ट था, जो जिन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, इनका उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं आपकी इनका यूज करना उन्होंने बंद कर दिया। नए कंस्ट्रक्शन बंद हो गए और इसके अलावा
कई सारे नेचुरल भी काउजेज रहे, या माना जाता है ये नेचुरल काउजेज, जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया। अब मैं डिक्लाइन को पहले बता दिया, अब मैं आपको लेके चलता हूं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दरअसल हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई? सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, इनका नाम है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। Alexander Cunningham appointed the first Director General of ASI. Alexander Cunningham भारत में जो ASI थी, that means Archaeological Survey of India, उसके वो फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड हुए कनिंघम। बट कनिंघम खुद कंफ्यूज थे, क्योंकि वो इतिहास को जानने के लिए जो बौद्ध भिक्षु या अन्य लोगों ने जो रिटेन डॉक्यूमेंट्स छोड़ा था उसका वो एविडेंस का इस्तेमाल करते थे, और इस कारण से वो काफी उनके अंदर एक कंफ्यूजन बना रहा। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो कंफ्यूज थे, उनका कंफ्यूजन क्या था, उनकी समस्याएं क्या थी। As an archaeologist, the prefer to use the written words. बिल्कुल सही, मैंने बताया आपको कि वो प्रेफर करते थे रिटन वर्ड्स को, टेक्स्ट्स को, इंस्क्रिप्शंस को एज ए गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। ही यूज्ड टू द अकाउंट्स, मैंने बताया ना आपको, ही यूज्ड टू अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries. चौथी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी तक भारत में जो चीनी यात्री आए उनके लिखे गए जो सोर्स थे उनका इस्तेमाल उन्होंने इतिहास को पढ़ने, जानने और समझने के लिए किया। चलिए, ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, बट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th century and some of these reached Cunningham, but he did not realize how old these were. इसके कारण समस्या ये हुई कि कई बार उन्हें ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले जिसके बेसिस पे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की गहराइयों तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। Unfortunately, once upon a time, a Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. एक बार एक अंग्रेज ने उसे एक हड़प्पा की मोहरें दी, बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इन विद द टाइम फ्रेम। लेकिन उस मोहर को देखकर वो इस बात पे अनुमान नहीं लगा पाए कि ये कब की थी। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने हड़प्पा जैसी सभ्यता को गहराई से समझने में और जानने में चूक कर दी। बच्चों, 2 टॉपिक क्लियर हो गया, इसे आप उतारिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कनिंघम के कंफ्यूजन के अलावा अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिर इसको खोज हुई कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। Seals were discovered in 1921 at Harappa by archaeologist Dayaram Sahni in layers that were definitely much older than early historic levels. 1921 में दयाराम साहनी ने को कुछ ऐसी मोहरें मिली, या कह सकते हैं कि उन्होंने उस मोहरों की खोज करने में सफलता पाई जो अब तक के मिले सारे अवशेषों से कहीं ज्यादा पुराने थे। दयाराम साहनी ने जहां 91 में हड़प्पा की उन्हें मोहरें मिली, वहीं इन 1922 अनदर आर्कियोलॉजिस्ट रखाल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो। वहीं 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदारो से मोहरें मिली और उन्हें मोहनजोदारो की कह सकते हैं कि खोज करने में सफलता मिली। तो यहाँ आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की, तो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज 1922 में की। इन दो बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने खोज की, इन 2 बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये चाहे वो दयाराम साहनी का हो या रखालदास बनर्जी का, इनसे लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दोनों ही जो चीजें थी वो कोई अलग अलग चीजें नहीं थी, वो एक बहुत बड़े सिविलाइजेशन का ही हिस्सा रहा होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फिगर आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। इन दोनों की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने यह अनाउंस्ड किया कि एक नई सभ्यता की खोज हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई है। ये जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने रखा। जॉन मार्शल ने जब इस चीज को दुनिया के सामने रखा तो SN रॉय ने एक बात कही।
S.N. Roy noted in The Story of Indian Archaeology, उन्होंने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखी कि जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her. जॉन मार्शल हिंदुस्तान को 3000 साल पहले पहुंचाए, उन्होंने भारत को उसके 3000 साल पहले के एक सिविलाइजेशन की ओर पहुंचाया. It was then that the world knew that only one new civilization, but also the contemporary of Mesopotamia. एक नई सभ्यता, एक दुनिया को पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, कंटेम्पररी थी. लास्ट टॉपिक अब हमारा है जॉन मार्शल के बारे में, जॉन मार्शल की कंट्रीब्यूशन के बारे में. जॉन मार्शल की अगर हम कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो बुक में भी उनके बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन मैंने बुक के अलावा और अलग अलग चीजों के रिसर्च के आधार पर इनके बारे में कुछ चीजों को मैंने पॉइंट वाइज किया है. ठीक है, इसी चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए. जॉन मार्शल्स कंट्रीब्यूशन, ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 1902 टिल 1928. वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे. He recognized the Indian Archaeological Survey and greatly expanded its scope of activity by appointing many Indians in the survey. उन्होंने भारत के प्राचीन सभ्यताओं को गहराई से अध्ययन किया और कई सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को उसमें इन्वॉल्व किया. He enthusiastic efforts in archaeology resulted in the preservation of ancient buildings all over India during the British rule. वो सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जितनी भी पुरानी चीजें थी हर एक चीज का उन्होंने स्टडी करने का प्रयास किया. He was part of the excavation of the ancient city of Takshashila in region of Gandhar in modern Pakistan. मॉडर्न पाकिस्तान में जो तक्षशिला, उस समय वो तक्षशिला जो गांधार, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहले जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उसमें से एक ये था, उसकी भी खोज करने में, उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी किया. द साइट्स ऑफ सांची एंड सारनाथ वेयर आल्सो एक्सकेवेटेड बाय हिम. वैशाली, नालंदा एंड राजगिरी आल्सो. He enacted the Ancient Monuments Act 1904, built up a library, recognized publications. इतने सारे उन्होंने काम किए, ये सारे इनके अचीवमेंट्स हैं. उनके अचीवमेंट्स को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है. जॉन मार्शल्स stint as Director General of the ASI marked a major changes in Indian archaeology. तो अंत में हम यही कहेंगे जॉन मार्शल के बारे में आपको कि जॉन मार्शल जो थे उन्होंने किस तरह से भारत को एक नई दिशा दी. यानी कि कह सकते हैं कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जॉन मार्शल का जो कार्यकाल था वो वास्तव में असाधारण रहा. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में मेन जो चीजें थी मैंने पॉइंट वाइज करके इस हिसाब से लिखा कि आप उसे लिखकर एक नोट्स बना सकते हो और फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच.